आज हम आप लोगों को इस सामाजिक विज्ञान के 2026 में जो सामाजिक विज्ञान के जो 10 वाले बच्चे पेपर देने वाले हैं, वो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न से 7 नंबर क्लियर करेंगे मात्र इस 5 मिनट के वीडियो से। तो 5 मिनट आपको बाबू, 5 मिनट में कुछ नहीं जाएगा। 5 मिनट बस आप अंत तक बने रहिए, आपको वो प्रश्न मिलेंगे जो आपके हूबहू पेपर में फंसने की बहुत ही 100% चांस है। ठीक है ना। तो आप आते हैं, यहाँ पर देखो क्या दिया है। नमक सत्याग्रह क्यों प्रारंभ किया गया था, उनका संक्षिप्त विवरण दीजिए। मैंने थोड़ा सा संक्षिप्त में इनका विवरण दे देना है। तो कैसे लिखना है, तो सबसे हम पहले हेडिंग यहाँ पर लिखेंगे सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह। क्या लिखेंगे, नमक सत्याग्रह। ऐसे हेडिंग सत्याग्रह, नमक सत्याग्रह हेडिंग डालेंगे। उसके बाद से लिखना शुरू करेंगे कि 31 जनवरी 1930 को गांधी जी ने वायसराय इरविन को एक पत्र लिखा। क्या लिखा, एक पत्र लिखा। इस पत्र में उन्होंने 11 मांगे पूरी की थी। कितनी मांगे की थी, 11 मांग की थी। वो 11 मांग क्या थी आगे मैं बताऊंगा, का उल्लेख किया था। इन मांगों के जरिए वे समाज के सभी वर्गों को जोड़ना चाहते थे। क्या करना चाहते थे, जोड़ना चाहते थे। इनमें सबसे महत्वपूर्ण मांग नमक कर को खत्म करने के लिए बारे में थी। क्या थी, नमक को खत्म करने, जो नमक आंदोलन चल रहा था उन्हीं को खत्म करने के लिए यह आंदोलन, सत्याग्रह आंदोलन चलाए गए। ठीक है ना। नमक का अमीर गरीब सभी इस्तेमाल करते थे। यह भोजन का, मतलब नमक तो सभी लोग यूज करेंगे भाई, तो यह भोजन का एक अभिन्न हिस्सा था। अभिन्न मतलब महत्वपूर्ण, इम्पोर्टेंट हिस्सा था। बिना नमक का कैसे कम से सब कुछ भी बनेगा। इसलिए नमक पर कर और उसके उत्पाद पर सरकारी इराजदारी में महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार का सबसे दयामनात्मक पहलू बताया। क्या बताया, अच्छा बताया। मैंने कहने का मतलब है कि नमक कर, नमक उसके उत्पादन सरकारी इराजदारी, मतलब जो नमक का उत्पादन किया जा रहा है उस पर कोई कर न लगाया जाए, टैक्स न लगाया जाए, जो भी है सबको दिया जाए। इस पर महात्मा गांधी ने जोरदार आंदोलन किए। महात्मा गांधी का यह पत्र एक चेतावनी के तरह था। क्या था, एक चेतावनी, मतलब कि उन ब्रिटिश सरकार को इन्होंने एक चेतावनी दिया कि उन्होंने लिखा था। क्या लिखा था कि यदि 11 मार्च तक इन मांगों को, अब बताओ 11 मार्च तक, ये जरूर लिखना है आपको। क्या लिखना है, ये वाला चीज़ जरूर लिखना है कि 11 मार्च तक इन मांगों को नहीं माना गया तो कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू कर देगी। तो इस तरह से हम लिखेंगे, क्या करेगी, शुरू कर देगी। इस पर इरविन ने क्या करता है, झुकने को तैयार नहीं होता है। जो इरविन था वो इस बात से झुकने को तैयार नहीं था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो जाएगा तो क्या होगा। फिर नहीं माना तो महात्मा गांधी ने अपना 78 विश्वस्त वॉलंटियर, मैंने 78 को वॉलंटियर को लेकर के नमक यात्रा शुरू कर दी और अपना आंदोलन शुरू कर दी। तो इस तरह से इसका आंसर लिखेंगे। और क्या लिखेंगे, अभी और है इसमें। अब लिखेंगे यहाँ पर कि यात्रा इन्होंने कहाँ से शुरू किए थे, तो साबरमती। कहाँ से, साबरमती से। यहाँ पर लिखेंगे, हेडिंग डाल देंगे यात्रा का शुरुआत, यात्रा की शुरुआत, शुरू, ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे यात्रा की शुरुआत। उसके बाद तब ये लिखेंगे, ठीक है ना। यात्रा साबरमती में गांधी जी के आश्रम से 240 किलोमीटर दूर दांडी, कहाँ, दांडी नामक गुजराती तटीय कस्बे में जाकर खत्म करनी होनी थी। कहाँ से कहाँ तक, 240 मीटर, कितना, 240 किलोमीटर नमक गुजराती से लेकर, गुजराती तटीय कस्बे से लेकर, मतलब कि कोई ग्राम सभा है वहीं से लेकर के आपको ये मतलब वहाँ पर जाकर ख़त्म करनी थी। 6 अप्रैल को दांडी पहुँचे और उन्होंने समुद्र पानी उबालकर नमक बनाना शुरू कर दी।
अब बताओ, उन्होंने क्या कर दी, समुद्र के पानी को उबाल कर नमक बनाना शुरू कर दी। कब? 6 अप्रैल को। कितने? 6 अप्रैल को, ठीक है ना। यह कानून का उल्लंघन था। अब बताओ, कानून का तो उल्लंघन गांधी जी ने किए ही थे। अब बताओ, नहीं करते यह आंदोलन तो बिल्कुल वो लोग अपना अत्याचार करते। तो इस तरह गांधी जी नमक सत्याग्रह शुरू कर नमक कानून को तोड़ दिया। नमक कानून को क्या कर दिए? तोड़ दिए। कौन? तो गांधी जी। इस तरह से लिखेंगे। अब प्रश्न हमारा दूसरा क्या है, तो भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के किन्हीं 3 प्रकारों की विवेचना करना है। मान भारत में कोनो 3 गो मिट्टी कोई है जो पाई जाती है, उसको विवेचना करना है। तो कौन कौन सी मिट्टी है? तो भारत, पहले हम लिखेंगे इस ब्लैक पेन से, मैं ब्लू से लिखा हूँ, आप लोग ब्लैक से लिखना। भारत में अनेक प्रकार की उच्च जलवायु भू आकृतियाँ और वनस्पतियाँ पाई जाती हैं। इस कारण अनेक प्रकार की मृदाएं विकसित हुई हैं। इस तरह से लिखेंगे, ठीक है ना। अब हम यहाँ पर हेडिंग डालेंगे कि हमारी जो मिट्टी होती है निम्नलिखित कितने होती हैं? 5 प्रकार की ना, कितने होती हैं? 4 प्रकार की, ठीक है ना। तो 4 प्रकार ही लिखेंगे, ठीक है। जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी और लेटराइट मिट्टी, ठीक है ना। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ। अब यहाँ पर लिखेंगे हम जलोढ़ मिट्टी। क्या लिखेंगे? हेडिंग जलोढ़ मिट्टी। मिट्टी हेडिंग डालेंगे। तो भारत का संपूर्ण उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बना है। किससे बना है? जलोढ़ मृदा से। मृदा मतलब मिट्टी। क्या होता है? मिट्टी। यह मृदा हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी तंत्रों सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियों का द्वारा लाए गए निष्पक्षों से बनी है, ठीक है ना। यह मृदा यानी मिट्टी बहुत उपजाऊ, उपजाऊ मतलब वहाँ पर बोया जोताया जाने के लिए था, ठीक है ना। यह मृदा गन्ना, चावल, गेहूं के लिए क्या था? प्रसिद्ध था, उपयुक्त था, ठीक है ना। ध्यान दें, काली मृदा, इन मृदाओं का रंग काला होता है। काली मिट्टी जो थी उनका रंग क्या काला ही होगा, सामान्य है क्या, उनका रंग क्या होगा? काला होगा। इन्हें रेंगर मृदा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेंगर मृदा कहा जाता है। काली मृदा कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। कपास क्या होता है? जो हम लोग सूती वस्त्र प्रयोग करते हैं, कपास उस समय होता था, अब नहीं हो रहा है, ठीक है ना। आज भी उगाया जाता है दूसरे देशों में, लेकिन हम लोग इधर नहीं है, पहले इधर था, ठीक है ना। तो अब हम बताएंगे अगला, ठीक है ना। ये मृदाएं महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई। अब ये जो भी मिट्टियां हैं कहाँ कहाँ पाई जाती हैं? तो महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, मालवा में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में और इस सब पठारों में। तो यहाँ से आपको 1 नंबर का बहुविकल्पीय प्रश्न भी बन सकता है कि बताइए काली मृदा किस राज्य में या किस राज्य में पाई जाती है? तो महाराष्ट्र, मालवा। अब यह कर लेना आप लोग, ठीक है ना। लाल मिट्टी क्या है? तो लाल मिट्टी है, इस मृदा में लोहे के कणों की मात्रा अधिक मात्रा में होने के कारण इसका रंग लाल हो गया। क्या हो गया? लाल हो गया। क्या हो गया? लाल हो गया। कहीं कहीं पर पीली भी होती है। यह मृदा उड़ीसा, छत्तीसगढ़ में पाई जाती है। यहाँ से भी 1 नंबर का पूछ सकता है कि लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो आपकी उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, ठीक है ना। लेटराइट मिट्टी क्या है? तो लेटराइट मृदा उच्च तापमान और अत्यधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है। यह मृदा कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु में पाई जाती है। तो इस तरह से और भी हमारे देश से जहाँ पर पहाड़ी क्षेत्रों में यह मिट्टी पाई जाती है, ठीक है ना। अब हम आएंगे 3 नंबर प्रश्न, अगला कौन सा है? भारत के संविधान व्यवस्था की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन करना है। तो अब बताइए संघीय व्यवस्था किसे बताना है? संघीय व्यवस्था को बताना है। तो संघीय व्यवस्था हम कैसे करेंगे? तो अब हेडिंग पहला हमें डालेंगे कि 2 स्तरीय शासन व्यवस्था। अच्छे से ब्लैक पेन से ब्लैक स्केच का प्रयोग करिएगा और ऐसे लिखिएगा, ठीक है ना। देखो स्केच ऐसे पेंसिल को नुकीला करके लिखेंगे तो अच्छा से लिखा। देखो कितना अच्छे से लिखा है, यहाँ पे लिख रहा हूँ आप लोगों के सामने। 2 स्तरीय, एकदम 3D में लिखाएगा इस तरह से, अगर पेंसिल बना देते हो तो। स्तरीय शासन व्यवस्था, व्यवस्था ऐसे लिखते हो, देखो कितना अच्छा लग रहा है, लग रहा है ना। तो इसे ही पेंसिल का प्रयोग करिएगा, ठीक है ना। संविधान
ने दो स्तरीय शासन व्यवस्था का प्रावधान किया। यह संघ सरकारें और राज्य सरकारें, बाद में पंचायत और क्या पंचायत, राज्य सरकार यानी हमारे जो भी राज्य की सरकार है, मुख्यमंत्री, संघ सरकार, उसके बाद पंचायत में जो रहते हैं, नगर पालिकाओं के जो लोग रहते हैं, रूप में संघीय शासन का तीसरा रूप जोड़ा गया। ठीक है ना, इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना। अब अगला हेडिंग डालेंगे शक्तियों में बंटवारा। शक्तियों का बंटवारा कैसे हुआ? तो संविधान में केंद्र और राज्य सरकारों के विधायी अधिकार को 3 हिस्सों में बांटा गया। समवर्ती सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना। तो ऐसे करके लिखेंगे तो एग्जामिनर तो नंबर देगा, बहुत नंबर देगा। कठोर संविधान क्या है? हमारे संविधान में केंद्र और राज्य के बीच सत्ता का बंटवारा लिखित है। क्या है? सत्ता। सत्ता मतलब जो सरकार अपनी मनमानी से सरकार चला रही है उन्हीं सत्ता कहलाता है। बंटवारा लिखित, इसमें परिवर्तन करना आसान नहीं है। इसके लिए सांसद के दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके कम से कम आधे, कितने, आधे राज्यों की विधान सभाओं में मंजूर कराया जाता है। समझ में? इस तरह से लिखेंगे। शक्तिशाली हेडिंग में क्या लिखेंगे हम? शक्तिशाली न्यायपालिका में संघात्मक शासन में न्यायपालिका की महत्वपूर्ण होती है। भारत में शक्तियों के बंटवारे से संबंधित कोई विवाद होने की स्थिति में फैसला उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय में होती है। ठीक है ना। इस तरह से लिखेंगे अच्छा से, तो आपको नंबर मिलेगा। राज्यों का अपना संविधान नहीं है। भारतीय संघ के सारे राज्यों के बराबर अधिकार प्राप्त होते हैं। ठीक है ना। तो इस तरह से आपको लिखना पड़ेगा बाबू। अब ध्यान दो, यहाँ पर देखो कितना अच्छे से लिखा गया है यहाँ पर। अगला प्रश्न हमारा है, लोकतंत्र के किन्हीं 3 लाभों का उल्लेख करना है। तो लोकतंत्र की व्यवस्था उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करती है। निम्नलिखित तत्व से समझा जा सकता है। ठीक है ना। और ज़्यादा नहीं है, 1-2 प्रश्न और है, आप लोग वीडियो के साथ बने रहिए। मात्र 5 ही प्रश्न जो है, जो लंग है, आप लोग उसको रट जाते हो तो उसमें से आपको जरूर 7 नंबर दे करके आएगा। ठीक है ना। अब देखो, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव। सभी लोकतांत्रिक देशों में एक क्या होता है, निष्पक्ष अवधि के बाद चुनाव कराए जाते हैं। ये चुनाव निष्पक्ष होते हैं, सभी दल स्वतंत्र होते हैं और अपने उम्मीदवार को खड़ा करते हैं और मतदाता अपनी इच्छा अनुसार किसी को भी चुनाव देते हैं। तो इस तरह से निष्पक्ष चुनाव कहने का मतलब है कि हम लोग अपने से किसी भी लोकतांत्रिक देश के किसी भी एक अपने उम्मीदवार को खड़ा करेंगे। खड़ा करने के बाद मतदाता के अनुसार, इच्छा अनुसार उसको चुनाव देने की शक्ति हम देते हैं। ठीक है ना। कानूनों पर खुली चर्चा क्या है? लोकतांत्रिक देशों में सरकार जो कानून बनाती है वह एक लंबी प्रक्रिया के बाद बनता है। उस पर पूरी तरह बहस विचार विमर्श किया जाता है। सूचना अधिकार में क्या लिखेंगे? सूचना अधिकार में हम लिखेंगे लोकतांत्रिक, क्या लिखेंगे? लोकतांत्रिक देशों में क्या, देशों में नागरिकों को सरकार तथा कामकाज, मतलब कामकाज माने काम करने के लिए, वर्क करने के लिए बारे में जानकारी पाने का अधिकार प्राप्त होता है। अब कामकाज करने के लिए सरकार से अपनी क्या कर सकती है, जानकारी ले सकते हैं। यदि कोई नागरिक जानना चाहता है कि फैसले लेने में नियमों का पालन हुआ है या नहीं, तो इसका भी पता कर सकता है। इससे सरकार से। ठीक है ना। इस सब का होता है। ठीक है ना। तो इसमें कोई आप लोग इतनी नहीं करना है। ठीक है ना। और जवाबदेह सरकार का गठन। लोकतांत्रिक व्यवस्था में एक ऐसी सरकार का गठन होता है जो कायदे कानून को मानती है और लोगों के प्रति जवाबदेह होती है। तो इस तरह से लिखते हो बाबू तो आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। कितने? 7 नंबर। ठीक है ना। और राइटिंग से लिखना है, ऐसे ही राइटिंग से अगर लिखते हो तो फिर आप सुधर जाओगे, आप लोग नंबर मिल जाएगा। उपभोक्ताओं के अधिकारों की व्याख्या कीजिए। ये लास्ट प्रश्न है हमारा। व्यापारी, दुकानदार और उत्पादक कई तरीकों से उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं, अतः उपभोक्ताओं को जागरूक होना आवश्यक है।
इसलिए उपभोक्ता के निम्न अधिकार हैं। निम्न मतलब विभिन्न अधिकार है। सुरक्षा अधिकार में क्या लिखेंगे हम? सुरक्षा अधिकार देखो कैसे हेडिंग डालेंगे, बहुत अच्छा लगेगा। देखो सुरक्षा कहते को भुदा जाता है तो भुदाएगा नहीं। जब आप लोग ऐसे तिरछा काट करके, मैं बताया हूँ वीडियो में जा करके देखो कैसे काटना है और कैसे इसको अच्छे से 3D में बनाना है। ठीक है ना? देखो अच्छा लगा ना? ऐसे करके आपको हेडिंग डालना है। ठीक है ना? जब हम उपभोक्ता के रूप में बहुत सी वस्तुओं और सेवाओं का उपयोग करते हैं तो हमें वाजीकरण और सेवाओं के प्रति किसके? वाजीकरण और सेवाओं। वाजीकरण क्या है? अपने स्वयं के द्वारा किया हुआ कार्य। ठीक है ना? सुरक्षित रहने का अधिकार होता है। उत्पादों के लिए आवश्यक है कि वे सुरक्षा नियमों का क्या करें? विनिमय का पालन करें। ठीक है ना? इस तरह से लिखेंगे हम तो आपको नंबर मिले। सूचना का अधिकार क्या है? उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वे वस्तुओं सेवाओं के मूल्य की मात्रा और गुणवत्ता में जानने की सूचना प्राप्त होती है। तो इस तरह से लिखेंगे तब आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना? अब देखो चुनने का अधिकार। उपभोक्ताओं को यह अधिकार दिया गया है कि वह वस्तुओं और सेवाओं को किस्म तथा उचित मूल्य की जानकारी रखा जाता है। एक ही विक्रेता तो उपभोक्ताओं को पूर्ण अधिकार है कि वह इच्छा अनुसार ठीक मूल्य पर वस्तु की बिक्री कर सके। इस तरह से लिखेंगे। ठीक है ना? सुनवाई अधिकार क्या है? सुनवाई का अधिकार हर उपभोक्ता को, अब इसको भी लिखेंगे, देखो अच्छा से कैसे लिखेंगे, बिल्कुल आपका लिपापोती नहीं होगा। जितना छोट चाहते हो उतना लिख सकते हो, वो भी 3D में। ठीक है ना? इस तरह से लिखेंगे। ठीक है? तो हर उपभोक्ता को यह अधिकार है कि उपभोक्ता के हितों से जुड़ी विभिन्न संस्थाएं उन्हें यह आश्वासन दे कि उनकी समस्याओं को पूरा ध्यान दिया जाए। इस तरह से इसमें हम लिखेंगे तब जा करके हमारा मेन हेडिंग दे दे करके तब जाकर आपको नंबर मिलेगा। ठीक है ना? वीडियो को शेयर भी कीजिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब भी करिए। जय हिंद, जय भारत, लव यू।